कल का हमने नहीं देखा था 24 अप्रैल का, तो आज 24 और 25 अप्रैल दोनों का परीक्षा खबरी के जो करंट अफेयर्स है देखेंगे। तो 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है। देश भर में हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। पहली बार यह अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। तो 2010 से मनाया जा रहा है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। 24 अप्रैल 1993 को देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान संशोधन नियम जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, उसके जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में मौजूद थी, लागू हो चुकी थी, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संविधान में स्थान देकर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। हालांकि भारत में राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। कौन सा गांव था वो? नागौर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का नागौर वो जगह था जहां पर सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, लेकिन वो संवैधानिक दर्जा वाला नहीं था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और नियमित रूप से चुनाव का आयोजन किया जाने लगा भारत में। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच या फोरम के द्वारा ये निकाला जाता है। 115 देशों के लिए ये सूचकांक आया है, जिसमें स्वीडन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान इसमें 87वां है, 87 नंबर पे भारत है। चीन 68वें स्थान पे है इसमें। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे 3 आयामों में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है। किसमें? पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा। विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट की बात करें तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अन्य रिपोर्ट भी इस प्रकार हैं जिनको आपको जानना है। ये रिपोर्ट जो है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, या इनके सूचकांक के जो आंकड़े होते हैं वो पूछे जाते हैं। कौन कौन? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, जोखिम सूचकांक जो होता है, फॉरेस्ट इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक फोरम निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रत्येक वर्ष दावोस में एक सम्मेलन इसका होता है जिसको शीतकालीन सम्मेलन कहते हैं। जीसी मुर्मू को ओपीसीडब्ल्यू ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गई। तो जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार के निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, जो कि वर्तमान में कैग के प्रमुख हैं। जो कैग हैं वर्तमान में यही हैं, जीसी मुर्मू हैं। जीसी मुर्मू ही इसके पहले कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, उसके पहले उपराज्यपाल बने थे। वह 3 वर्ष के लिए बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में ओपीसीडब्ल्यू में काम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 5 स्टार प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला। वैश्विक जलवायु स्थिति 2020 WMO, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2020 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में अगर जानना हो तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ये भी संयुक्त राष्ट्र का, अगर पूछा जाए कि एक विशिष्ट निकाय है या नहीं है, तो बिल्कुल ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट निकाय है। तो यह संगठन 192 देशों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत भी इसका सदस्य है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई थी, जिसे वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था। इसके बाद WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन में 23 मार्च 1950 को स्थापित यह संगठन मौसम विज्ञान
अर्थात मौसम और जलवायु, जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट या विशेष एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बारे में परसों हमने चर्चा भी की थी। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। इसमें 142वां स्थान भारत का बरकरार है, जो कि पिछली बार भी था। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई हैं। अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक की एक चोटी शामिल है तथा 7000 मीटर से अधिक 13 चोटियां शामिल हैं। चलिए, 25 अप्रैल को दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार विश्व मलेरिया दिवस, इसके बारे में जानेंगे। तो हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत जो हुई थी अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रमुख कार्यकारी निकाय है, 60वें सत्र में 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाए, ताकि मलेरिया जैसे रोग से विश्व स्तर पर लड़ने का प्रयास किया जा सके। तो विश्व मलेरिया दिवस उसके बाद से मनाया जाने लगा 25 अप्रैल को। इस बार का जो विषय है महत्वपूर्ण है, जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये इस बार का विश्व मलेरिया दिवस का थीम है। FOSS फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज, ये क्या है? फोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनोवेशन चैलेंज, ये क्या है दोस्तों? तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए #फोर्स फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज इसका फुल फॉर्म है। ये इनोवेशन चैलेंज के तहत मंत्रालय ने FOSS इनोवेटर्स, प्रौद्योगिकी उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप से आह्वान किया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के लिए संभावित अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सोर्स उत्पाद नवाचारों को प्रस्तुत करें। तो ये इनोवेशन चैलेंज क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। किसके लिए है? इनोवेशन एक चैलेंज है एक प्रकार का, ताकि इनोवेटर्स को प्रतिस्पर्धा में शामिल करके इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके और स्टार्टअप्स को मजबूती दी जा सके। OPCW अभी हाल ही में हमने कल चर्चा की 24 अप्रैल के, कि GC मुर्मू इसके बाह्य कैग बनाए गए हैं, बाह्य नियंत्रक लेखा परीक्षक बनाए गए हैं। OPCW की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो GC मुर्मू हैं, उनको 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2021 से शुरू होगा। OPCW सम्मेलन के दौरान भारत को एशिया समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक अन्य 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। इस संगठन की बात करें तो यह परमाणु अप्रसार संधि की शर्तों को लागू करने और इनका कार्यान्वयन करने के लिए रासायनिक हथियार अभिसमय के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। परमाणु अप्रसार संधि NPT के तहत संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए रासायनिक हथियारों के उपयोग, संग्रहण या हस्तांतरण को यह प्रतिबंधित करता है। OPCW हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा संधि के लिए की जाने वाले अनुपालन को सत्यापित करने के लिए निरीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं। इस संगठन को रासायनिक हथियारों को खत्म करने संबंधी व्यापक प्रयासों के लिए वर्ष 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रासायनिक हथियार अभिसमय द्वारा निम्नलिखित कृत्यों को निषिद्ध किया गया है। क्या क्या निषिद्ध किया गया है? तो रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, संग्रहण या प्रतिधारित करना, रखना अपने पास। रासायनिक हथियारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण,
रासायनिक हथियारों का उपयोग अथवा सैन्य उपयोग के लिए उसकी तैयारी, CWC निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों की सहायता करना, प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना, युद्ध की एक विधि के रूप में दंगा नियंत्रण एजेंटों का उपयोग करना। स्वामित्व योजना, ये हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि अभी इसको पूरे पहले 9 राज्यों में लागू थी, अभी पूरे राज्य जितने भी राज्य हैं देश के सभी राज्यों में इसको विस्तारित कर दिया गया है। स्वामित्व योजना है क्या? हाल ही में स्वामित्व योजना का विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया। इससे पहले यह केवल 9 राज्यों में शुरू किया गया था। यह योजना की शुरुआत पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल 2020 था उसको की गई थी। ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के स्वामित्व का मानचित्रण इसके माध्यम से किया जाएगा। गांवों में आवासीय भूमि का गैर विवादित रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए, ताकि विवादों को, भ्रष्टाचार जो इस क्षेत्र में फैला उसको कम किया सके, भूमि संबंधी, अधिग्रहण संबंधी, पहचान संबंधी और जो कर्ज लेने से, ऋण लेने संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 बहुत महत्वपूर्ण है। ये जलवायु पर लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के अवसर पर जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन अर्थात लीडर समिट ऑन क्लाइमेट नामक एक आभासी बैठक की मेजबानी की गई। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा मेजबानी की गई है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के अग्रगामी सम्मेलन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। COP26 का आयोजन इस वर्ष के अंत में ग्लासगो में होगा, यूनाइटेड किंगडम में। शिखर सम्मेलन का प्रयोजन जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को प्रेरित करना और सशक्त जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता और आर्थिक लाभों को रेखांकित करना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस दशक में उत्सर्जन कम करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को तैयार करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तथा उत्सर्जन को घटाने वाली तकनीक का उपयोग करना, वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करना। अमेरिका द्वारा इस सम्मेलन के दौरान कुछ घोषणाएं भी की गई। पहली घोषणा यह रही कि वर्ष 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50 से 52% की कटौती की जाएगी और इसे वर्ष 2005 के स्तर तक लाया जाएगा। दूसरी प्रमुख घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्चुअल है। अमेरिका द्वारा वर्ष 2024 तक विकासशील देशों के लिए अपनी वार्षिक वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं को दोगुना किया जाएगा तथा वर्ष 2024 तक अपने अनुकूलन वित्त का 3 गुना किया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं अमेरिका के द्वारा इसमें की गई। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनवरी वाला आप लोगों को करंट अफेयर्स का PDF मैं जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।